हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और कॉनिक सेक्शंस या सर्कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो बिल्कुल ये वीडियोज आपके लिए। और आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं सिस्टम ऑफ टू सर्कल्स कि दो सर्कल्स को जब कंबाइन करते हैं अपन तो कैसे चीजें वर्क करती है। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, तो शुरू करें। बिल्कुल, चलिए बच्चे, सबसे पहला सिस्टम ऑफ टू सर्कल्स। तो लेट टू सर्कल्स, पहला सर्कल ये, सेकंड सर्कल ये, उसका सेंटर ये है और इसकी रेडियस ये है R1 R2। तो देखिए बच्चे, अब दो सर्कल हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं, दो सर्कल्स का रिलेटिव पोजीशन कैसे कैसे हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर एक सर्कल मेरे पास ऐसा है, एक सर्कल मेरे पास ऐसा है, तो दूसरा सर्कल यहां पे भी हो सकता है। ऐसे दो सर्कल्स हो सकते हैं, इनको आइसोलेटेड सर्कल अपन बोलेंगे। तो ये वाला कंडीशन क्या है? आइसोलेटेड। ये है आइसोलेटेड या फिर आउटसाइड वन अनदर। अब ये सर्कल्स थे, इसका सेंटर ये था, इसका सेंटर ये था, ठीक है। तो ये सेंटर्स थे और दूर दूर थे, मतलब आपस में किसी को टच भी नहीं कर रहे थे, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। अब इनको अपन पास लाते हैं और पास लाएं, तो पास लाएंगे तो क्या हो सकता है? ये सर्कल्स ऐसे आ जाएंगे क्या? पहला सर्कल यहां और दूसरे सर्कल को इसके बिल्कुल बगल में ले आए। तो ये वाले सर्कल का जो केस है ये क्या कहलाएगा? भाई अपन पहले दूर दूर थे, आप थोड़ा इसको पास ले गए, तो पास ले आए तो ये क्या करने लगे? टच करने लगे। और इस टच को अपन क्या बोलते हैं? इस टच को कौन सा टच बोलते हैं? एक्सटर्नल। एक दूसरे के बाहर हैं और टच कर रहे हैं तो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इसको बोलेंगे एक्सटर्नली टच। एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। थोड़ा और पास ले जाएं तो क्या होगा बच्चे? क्या आप ये वाला रिलेट कर पाएंगे कि ऐसा ये कट करने लग जाएंगे थोड़ी देर में? भाई इसको और पास ले गए तो कट, और पास ले जाएं तो क्या हो सकता है? अगर इसको और पास ले जाएं तो क्या ऐसा हो जाएगा? तो ये तो इंटरसेक्टिंग वाला कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग। ये इंटरसेक्टिंग कर गए, मतलब इंटरसेक्ट कर गए। ये क्या है बच्चे? ये क्या है? इंटरनल टच। इंटरनली ये क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। भाई एक सर्कल दूसरे के अंदर है और फिर टच कर रहे हैं तो इंटरनल टच। और कोई कंडीशन हो सकता है क्या बच्चे? तो बिल्कुल हो सकता है सर, एक और। कौन सा? ये कंडीशन नंबर 5 होगा। और ये क्या हो जाएगा कि एक सर्कल दूसरे के अंदर आ जाए कंप्लीटली। तो वन सर्कल कंप्लीटली इनसाइड अदर, इनसाइड अनदर। एक सर्कल दूसरे के अंदर ही आ गया, कंप्लीटली अंदर आ गया, तो इसको बोलते हैं। तो ये 5 कंडीशंस है, ये 5 कंडीशंस हैं। इनमें क्या क्या कंडीशन होंगे बच्चे? क्या कंडीशन है? अगर ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, तो इनमें क्या कंडीशंस मैं लगाऊं? भाई ये कहीं C1 C2 है ना, और ये C1 और ये इसका C2। तो क्या कंडीशंस लगानी चाहिए बच्चों कि ये अपन किस कंडीशन के बेसिस पे इसको चेक करेंगे कि ये टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं रख रहे। तो अगर आप यहां पे एक चीज देखोगे, अगर सर्कल दिया तो उसका C1 C2 अपन निकाल सकते हैं, R1 R2 निकाल सकते हैं। तो अगर इस कंडीशन में आप देखोगे तो C1 C2 क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो देखो R1 और R2, वो ग्रेटर देन होगा R1 प्लस R2 से। क्यों? गौर से देखिए, R1 ये है, R2 ये, अगर इन दो को ऐड भी कर दें तो भी इतना तो ये ज्यादा है ना। C1 C2 दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन होगा R1 प्लस R2 से। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। ऐसे ही अगर ये हैं तो इनके बारे में क्या बोलोगे आप कि सर अच्छा, इनका सेंटर और इनका रेडियस, तो C1 C2 दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू R1 है प्लस R2। क्या ये बात क्लियर है? C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। ऐसे ही इसमें क्या बोलोगे और इसमें क्या बोलोगे? तो इसमें पहले बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर अपन C1 C2 के बीच का डिस्टेंस आते तो अपन क्या करें?
R1 में से R2 को माइनस कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर ये डिस्टेंस आपको चाहिए तो ये ले लो R1, ये R2 माइनस कर दो, तो C1 C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। इस कंडीशन में अपने को दिख रहा है कि R1 बड़ा है और R2 छोटा है, पर उल्टा भी केस हो सकता है, इसलिए मॉडुलस यहां लगाना जरूरी है। तो इस केस में, अब इस केस में क्या आएगा, इस केस में क्या किया गया है, देखो यहां से इसको थोड़ा कम किया और यहां से, मतलब इन दोनों के बीच में होगा क्या ये केस, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। ध्यान से देखिए, तो इसमें C1 C2 क्या होगा, लेस देन होगा R1 प्लस R2 से। भाई इससे तो छोटा ही होगा, इसको थोड़ा और पास लाए ना। अरे इस वाले कंडीशन में C1 C2 का वैल्यू R1 प्लस R2 था, इसको थोड़ा पास लाए, मतलब C1 C2 का वैल्यू कम हुआ इससे, और ज्यादा है किससे, R1 माइनस R2 से। तो सबसे ज्यादा बार जो बच्चे गलती करते हैं वो वाला केस है बच्चे ये, जिसमें सबसे ज्यादा बार बच्चे गलती करते हैं वो केस है ये। क्या ये बात समझ में आती है? तो बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे इंटरसेक्ट होने वाली कंडीशन को। क्या ये बात क्लियर है? और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बताओ, देखिए बच्चों, तो देखो भाई C1 C2 इतना था, फिर कम किया, फिर और कम किया, फिर और कम किया, तो अब और कितना कम करेंगे, तो इससे भी अब यहां पे इतना आ गया, तो यहां पे क्या है, C1 C2 लेस देन R1 माइनस R2, मतलब R1 माइनस R2 से भी छोटा हो जाए तो ये। अच्छा, इनके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, कोई ध्यान में, अरे सर वो कॉन्सेंट्रिक वाला, अरे भैया वो इसी का एक सब पार्ट हो जाएगा कि ये इसके अंदर है, तो कॉन्सेंट्रिक वाला दोनों का सर्कल का सेंटर एक जगह होता है तो कॉन्सेंट्रिक बोल देंगे, तो वो सी का केस हो जाएगा। तो ये 5 अलग अलग केस है। अब इनको चेक करने के लिए कंडीशंस अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। और अब एक बहुत ही इसका इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है, उसको बोलते हैं अपन कॉमन टेंजेंट्स। अब कॉमन टेंजेंट्स में देखो 2 टाइप की टेंजेंट होती है बच्चे, एक तो ये टेंजेंट जो ऊपर ऊपर से चली जाए, और एक है देखो ये टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट एक जैसी है, ये इसके ऊपर से जा रही है, ये इसके ऊपर से जा रही है, या नीचे से, मतलब एक ही ओर से जा रही है, मतलब सेंटर इस वाली टेंजेंट के दोनों सेम साइड है, तो इसका नाम होता है डीसीटी, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो ये होता है डीसीटी, और इसमें क्या होता है, सेंटर लाई ऑन सेम साइड, सेंटर लाई ऑन सेम साइड, मतलब जो सेंटर होते हैं वो किस साइड होते हैं, एक ही साइड में होते हैं। जैसे इस वाले दोनों सर्कल्स के सेंटर इस वाली टेंजेंट की एक साइड है, और इस टेंजेंट की एक होता है। फिर एक और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अपन, यहां पे देखिए बच्चे, कौन सी, ये वाले, एसी भी टेंजेंट हो सकती है क्या, इसको भी टच करे, इसको भी टच करे और ऐसे जाए, और ऐसी भी टेंजेंट हो सकती है। तो ये जो टेंजेंट्स है ये कहलाती है बच्चे टीसीटी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या बच्चे ये जानते हैं आप, इसमें टीसीटी बोलते हैं इसको, और ये क्या होता है, सेंटर लाई ऑन अपोजिट साइड्स, सेंटर्स लाई ऑन अपोजिट साइड। क्या मतलब है इसका, देखो इस वाली टेंजेंट के बारे में देखिए बच्चे, केवल इसके बारे में, इस वाली टेंजेंट की ये सेंटर इधर है, ये सेंटर इधर, मतलब अगर दोनों सेंटर्स एक टेंजेंट के सेमी साइड है तो वो है डीसीटी। अगर अलग अलग अपोजिट साइड में है सेंटर्स, कि ये वाला सेंटर इस टेंजेंट के इधर है और इसी टेंजेंट के ये वाला सेंटर इधर है, तो उसका नाम होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, टीसीटी डीसीटी। तो इस वाले केस में कितनी टेंजेंट्स आ गई, तो तुम बोलोगे एक ये डीसीटी, एक ये डीसीटी, तो 2 डीसीटी प्लस 2 टीसीटी, यही आएगा। तो टोटल कितनी आ गई, इस वाले केस में टोटल कितनी टेंजेंट्स आ गई, 4। समझ गए, 2 डीसीटी 2 टीसीटी। अब इसमें बोलिए बच्चे, इसमें बोलिए, चलो पहले अपन डीसीटी बनाते हैं, इसमें भी ये होगा, इसमें भी ये होगा, इसमें भी ऐसा तो होगा, और इसमें ऐसा भी होगा, और इसमें ऐसा होगा। अब ये डीसीटी होगा टीसीटी, तो देखिए बच्चे, ये जो टेंजेंट बन रही है इसके सेंटर सेमी साइड है, इसलिए डीसीटी होगा, और यहां कोई टेंजेंट नहीं बना सकते। इसके अलावा क्या किसी में और ट्रांसवर्स बनेगा, एक ये टेंजेंट बन सकता है,
इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। तो ये अब इस वाले सर्कल के लिए क्या बनी, 2 तो देखो डीसीटी बन गया प्लस 1 डीसीटी बन गया, तो इसके लिए कितने होगी 3। इसके लिए 2 डीसीटी बना, 2 डीसीटी बना, तो इसके लिए टोटल कितनी होगी 2 ही हुई। इसके लिए 1 ही बना, 1 टीसीटी बना, इसके लिए 1 डीसीटी। डीसीटी है बच्चे ये डायरेक्ट, क्योंकि दोनों सेंटर से एक, तो इस वाले में 1 ही बना, और इसमें तो कोई टेंजेंट बन ही नहीं रहा, मतलब कितना टेंजेंट बना 0। तो देखिए बच्चे, अब अगर आज मेरे को ये बोलना हो कि 2 सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि दोनों सर्कल्स की कॉमन टेंजेंट्स कितनी है 3। देखिए बच्चे, इस केस में 4 टेंजेंट, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 0। तो मैं ये बोल दूं ना कि 2 सर्कल्स हैं सच दैट देयर कॉमन टेंजेंट्स आर 3, मतलब उनकी 3 कॉमन टेंजेंट है। तो अपने को समझ जाना है किसके बारे में बात कर रहा है, इस केस के बारे में। इस केस में 3 ही कॉमन टेंजेंट आएंगे क्या, 1 2 3। तो इसलिए इस टाइप से भी दिया जा सकता है, या बोल दे कि उन सर्कल्स का 0 कॉमन टेंजेंट, इसका मतलब ये वाला केस की बात कर रहा हूं। तो क्या ये बात क्लियर है बच्चे, समझ जाएंगे? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे आगे चलते हैं। अब ये जो टेंजेंट्स थी इनका लेंथ कैसे निकालें, इनका इक्वेशन कैसे लाएं, तो इसकी बात अपन करेंगे। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, पहले बात कर रहे हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, डीसीटी की। और डीसीटी की अपन बात करेंगे। चलो पहले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात अपन करने वाले हैं। तो देखिए बच्चे, बन नहीं रहा है ये, हाँ, अरे आपका नाम लेते ही बन गए। तो हाँ, ये तो इस टेंजेंट की लेंथ जो है ये होगी ए बी। तो ये ए बी अपने को निकालना है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक इधर भी आएगी, तो जितनी लेंथ इसकी आएगी उतनी ही उसकी आएगी, तो इसका लेंथ अपने को निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं अपन ये लेंथ? हाँ, तो देखिए बच्चे, ये इसको बोल देते हैं C1 या C2, जो भी बोलो भाई बोल दो, C2 बोल देते हैं, इसको C1 बोल देते हैं, ठीक है। यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहां से इस पे भी परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। तो अब ये लेंथ अपने को चाहिए। अब ये लेंथ अपने को चाहिए तो क्या करते हैं अपन, अब 2 चीजें करनी पड़ेगी अपने को। देखिए, अब अपन एक यहां से इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो सीधा सीधा इस पे जाएगा, जो सीधा सीधा इस पे जाएगा यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर है। और एक इसको मिला देंगे, इसके सेंटर को यहां से मिला देंगे। तो देखिए बच्चे, ये वाला फिगर आप अच्छे से देखते हैं अगर ये वाला, तो ये क्या है बच्चे, एक रेक्टेंगल दिख रहा है क्या? अरे रेक्टेंगल है ना ये। देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, ये इसका मैं नाम दे देता हूं डी। तो ABD-C2 ये है रेक्टेंगल। तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो ये था R1, ये था क्या टोटल R2। तो ये कितना हो जाएगा, ये छोटा वाला साइड कितना हो जाएगा, छोटा वाला साइड भाई ये R1 था तो ये भी R1 हो गया। तो ये छोटा वाला क्या होगा, R2 माइनस R1। तो ये इतना सा साइड क्या हो गया, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। और ये वाला कितना है बच्चे, ये है C1 C2, ये डिस्टेंस है C1 C2। और ये डिस्टेंस ये AB था तो ये भी क्या हो जाएगा, AB। भाई ये डिस्टेंस AB हो जाएगा ना, और AB का ही वैल्यू अपने को चाहिए था। ध्यान से देख लो एक बार, ये ज्योमेट्री मैंने जो बनाई है कि यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला तो ये एक रेक्टेंगल बना। तो ये साइड और ये साइड, भाई ये दोनों पैरेलल है और इसके परपेंडिकुलर है, तो ये रेक्टेंगल ही बनेगा। तो ये बात आती है। हाँ, तो अब देखिए बच्चे, अपने को जो वैल्यू चाहिए तो उसके लिए अपन क्या करते हैं ना, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल C1 C2D, इन ट्राइंगल C1 C2D इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या होगा, ये होगा देखो C1D का होल स्क्वायर, दिस का स्क्वायर प्लस DC2 का स्क्वायर इक्वल टू C1 C2 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चे, 3 साइड है, दिस प्लस दिस इक्वल टू इसका स्क्वायर। ये राइट एंगल यहां बन रहा है, तो ये C1 C2 इसका क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो इसलिए अब अपने को जो वैल्यू चाहिए, देखो C1D, ये अपना जो वैल्यू चाहिए था ये AB स्क्वायर है। ये क्या है,
ये बी स्क्वायर प्लस ये डी सी टू ये रहा डी सी टू, R1 माइनस R2 लिख दो या R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर इक्वल टू C1 C2 स्क्वायर। अब C1 C2 स्क्वायर पता होगा, दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। तो AB का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए बच्चे, C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख देते हैं R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ भाई, R1 माइनस R2 लिखो या R2 माइनस R1, एक ही बात है। और इसका अंडर रूट भी लेना पड़ेगा, और वो भी प्लस वाला। क्यों प्लस, क्यों? क्योंकि ये तो डिस्टेंस है ना बच्चे, तो इसलिए प्लस वाला आएगा। और ये बहुत अच्छा फॉर्मूला देखिए रहा, एल डी सी टी इक्वल टू C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। बिल्कुल यही फॉर्मूला आया। और ध्यान से देखिए बच्चे, ये फॉर्मूले पे डायरेक्ट आईआईटी एडवांस में क्वेश्चंस आए हैं कई बार, तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक बार ध्यान से देखो, पहले मैं दोनों का लेंथ बताऊंगा, फिर इसको कैसे अपने को ज्यादा दिन तक याद रख सकते हैं वो चीज भी बताऊंगा। पहले मैंने प्रूफ बताया। अब तुम बोलोगे सर ये तो आया लेंथ, अब अपन इक्वेशन की बात करते हैं कि इसका इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं अपन, इसका इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं ना अपन, मतलब इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, तो ये जो पॉइंट P आएगा उससे, ये पॉइंट P को ध्यान से देखिए, अपन इस पॉइंट P को ले आते हैं जहां पे ये दोनों टेंजेंट्स एक्चुअली मीट करेंगी, या ऐसा बोलते हैं जिस पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं वो पॉइंट आएगा इसको आगे बढ़ाने पे, इसी पे। तो ये पॉइंट P कैसे निकालें, तो इसका लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और इसको थीटा बोल देते हैं। तो देखिए मैं दो ट्राइंगल्स पे फोकस कर रहा हूं। ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल है PAC1 एंड ट्राइंगल PBC2। इन दोनों में देखिए ये कैसे सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, ये थीटा एंगल पहले वाले ट्राइंगल का भी और दूसरे वाले ट्राइंगल का भी। दूसरी बात क्या है बच्चे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में सिमिलरिटी है। इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, PC1 बाई PC2 इक्वल टू A बाई C1 और B बाई C2। तो ये कितना आ गया, PC1 बाई PC2 का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चे, R1 बाई R2। R1 R2 है ना भाई, ये R1 ये R2, तो इन दोनों का रेशियो R1 R2 आ रहा है। और ये पॉइंट P बाहर है, पॉइंट P आउटसाइड है, तो अपन क्या बोल सकते हैं यहां कि पॉइंट P डिवाइड्स C1 C2 इन R1 रेशियो R2 एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं। तो ये पॉइंट, तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चे, पॉइंट P आ जाएगा। अब पॉइंट P आ जाएगा तो फिर टेंजेंट क्या आएंगी कि एक्सटर्नल पॉइंट से इस वाले सर्कल पे दो टेंजेंट आएंगी, वो यही आएंगी क्या। अब तुम इस पॉइंट से इस पहले वाले सर्कल पे टेंजेंट लिखो या इस पॉइंट से दूसरे वाले पे टेंजेंट यही आनी है। तो अब P से किसी भी एक सर्कल पे आप टेंजेंट लिख दो। तो नाउ राइट एनी वन, कोई सा भी एक सर्कल लो और उस पे यहां से टेंजेंट लिख दो। तो P से किसी भी एक सर्कल पे राइट टेंजेंट ऑन एनी सर्कल। ये मैं करके बताऊंगा बच्चे, थोड़ा ध्यान से, ये मुश्किल पार्ट हो जाता है थोड़ा सा बच्चों के लिए। तो देखिए अपने को ये पता चला कि ये जो दोनों टेंजेंट्स जहां पे जाके मीट करेंगे वो पॉइंट कैसे आएगा, C1 C2 को R1 रेशियो R2 में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। क्लियर है बात, तो ये आ गया, ये एक बात। और इन टेंजेंट्स को अपन एक्सटर्नल टेंजेंट भी बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि ये बाहर से ही निकल जा रही है क्या, तो इसलिए एक्सटर्नल भी बोलते हैं। तो ये यहां एक्सटर्नली आ रहा है। तो आगे वाला एक और देखते हैं, फिर समझते हैं कि याद कैसे करना है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कौन सी होंगी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कौन सी होगी, ये सर्कल बनाया और ये सर्कल बनाया, तो ये इसका C1 है, इसका C2 है, और ये वाली, अब वो तो अपने निकाल ली। ट्रांसवर्स वाली का मतलब ये हो गया, ये वाली टेंजेंट की बात करेंगे क्या इस बार, तो इसका ये लेंथ अपने को AB निकालना है। तो ये AB कैसे निकालोगे, तो ये AB निकालने के लिए क्या होगा
यहां से यहां पे परपेंडिकुलर आपको डालना पड़ेगा और यहां से यहां, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर मैंने डाल दी, ये परपेंडिकुलर। अब अपने को जो लेंथ चाहिए वो ये चाहिए, तो ये कैसे लाएं? तो यहां से मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं जो इसके पैरेलल हो, थोड़ा पैरेलल दिखाने, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और 90 डिग्री पे, इसके 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री था तो ये 90 डिग्री पे, और फिर इसको भी बढ़ा देते हैं तो ये भी इसके परपेंडिकुलर। ये इसके परपेंडिकुलर क्यों आ बच्चों? ये परपेंडिकुलर क्यों आ? क्योंकि ये और ये लाइन मैंने पैरेलल है, और ये लाइन देखो ये दोनों के 90 डिग्री पे है, तो ये भी क्या होगा, ये इसके 90 पे, तो ये सब कुछ 90 हो जाएगा, तो ये फिर से रेक्टेंगल आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? देखो इससे रेक्टेंगल आ जाएगा। अब एक काम और कर लेते हैं, इसको यहां से मिला देते हैं, तो अब बड़े वाले ट्राइंगल, इसको मैं डी नाम दे देता हूं। ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में देखना पड़ेगा? ट्राइंगल C1DC2, C1DC2। देखिए बच्चे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें जो अपने को अब ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी, क्यों? तो ये लेंथ तो ये भी आ गया भाई, ये और ये इस रेक्टेंगल की ही तो साइड्स है, और ऐसे ही ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी, तो ये लेंथ आ गया कितना बच्चे? R2, और ये लेंथ कितनी थी? R1 थी। तो यहां से अपन इसका वैल्यू निकाल सकते हैं पूरी लेंथ का। तो देखिए बच्चे क्या लिखेंगे? C1D का, या तो देखो C2D का होल स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, DC1 का होल स्क्वायर इक्वल टू C1C2 का होल स्क्वायर, C1C2 का होल स्क्वायर। तो C2D यहां से यहां का लेंथ जो कि AB स्क्वायर हो जाएगा, जो अपने को चाहिए था, प्लस DC1, अब ये होगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू C1C2। भाई C1C2 अपन ला सकते हैं, ये भी ला सकते हैं, तो AB का वैल्यू क्या आ जाएगा? C1C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अब प्लस ही रखेंगे, वो बात समझ में आता होगा सबको। तो ये फॉर्मूला आ गया किसके लिए? AB के लिए। ये आया C1C2 माइनस R1 प्लस R2। तो TCT का लेंथ है, तो ये याद करना। क्लियर है? अब अगर मेरे को TCT का इक्वेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा? ये पॉइंट लाऊंगा, ये पॉइंट Q पॉइंट वो वैसे ही आएगा C1C2 को R1 रेशियो R2 में। तो Q पॉइंट कैसे आएगा? Q डिवाइड्स C1C2 इन R1 रेशियो R2 इंटरनल। तो Q फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। Q फाइंड करते ही फिर ये क्या है? इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट, तो इस पॉइंट से इस पे किसी भी एक सर्कल पे टेंजेंट लिख दो तो कॉमन टेंजेंट्स आ जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो मैं बताता हूं कि ये जो लिखा है मैंने नाम, यहां ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट TCT, या इसको अपन इंटरनल, बीचों बीच जा रहा है ना, तो इसलिए इंटरनल। तो यहां इंटरनल आने से दो चेंज हुआ, एक तो यहां इंटरनल ही आ गया, यहां इंटरनल आने से एक यहां इंटरनल आ गया, और एक यहां पे देखिए बच्चे प्लस का साइन आ रहा है, प्लस आ रहा है R1 प्लस R2। देखिए दोनों टेंजेंट की लेंथ के फॉर्मूले सेम ही है, C1C2 का होल स्क्वायर माइनस, यहां माइनस है, फिर एक में है R1 प्लस R2, एक में है R1 माइनस R2। तो R1 प्लस R2 किस में आएगा? जिसमें इंटरनल है। भाई ये इंटरनल है तो इसलिए प्लस आ रहा है, और पीछे वाले में जाके अगर अपन देखें तो यहां पे देखिए ये एक्सटर्नल था, तो इसलिए एक तो यहां पे एक्सटर्नल आ गया और एक यहां पे माइनस आ गया। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल की वजह से यहां नेगेटिव। तो देखिए बच्चे अगर आप ध्यान से देख रहे हो, दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या फॉर्मूला सेम ही है, और इनफैक्ट ये पॉइंट निकालने का प्रोसीजर भी सेम ही है कि C1 C2 को वो R1 रेशियो R2 में डिवाइड करेगा, इंटरनली करेगा या एक्सटर्नली, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, इंटरनल या एक्सटर्नल का, और उसी को अपन इससे लिंक करके याद रख सकते हैं। अदरवाइज
कई बार अपन फॉर्मूला ही उल्टा सुल्टा कर देते, और ये दोनों फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है बच्चे, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ इन पे बेस्ड। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल, तो याद रह जाएंगी, याद रह जाएंगी। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलिए बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड पोजीशन ऑफ सर्कल्स दिस एंड दिस विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये कैसे है? तो सीधा सीधा बात करते हैं, क्या C1 निकालो, क्या आ रहा है C1 -1,3। C1 उस वाले सर्कल का देखिए 1,3, और उसका R1 कितना है? R1 कितना है? 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -6, तो ये कितना आ जाए? 10 - 6 4, तो 2। R1 का वैल्यू 2 है। ऐसे ही C2 इसका निकालिए -3,1, और R2 कितना है बच्चे? 3 हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो अगर आपने को पोजीशन चाहिए तो सीधी सीधी बात करो ही, C1 C2 का वैल्यू निकाल लो। दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है? 1 + 3 तो 4 का स्क्वायर, 3 - 1 2 का स्क्वायर, दैट इज √20। और R1 + R2 निकाल लो बच्चे, इसी पे डिपेंड करता था ना सर्कल्स, R1 + R2, तो 2 + 3 दैट इज 5। R1 - R2 का मॉडुलस निकाल लो, R1 - R2 का मॉडुलस, R1 - R2 का मॉडुलस 1 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसका वैल्यू होगा समथिंग 4 पॉइंट कुछ कुछ। भाई अगर यहाँ पे √16 होता तो 4, अगर √25 होता तो 5, तो इसका वैल्यू क्या? 4 पॉइंट कुछ कुछ। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या? C1 C2 लेस देन R1 + R2 और ग्रेटर देन R1 - R2। क्या ये चीज आप क्लियरली यहां पे देख सकते हो? क्या ये चीज आप क्लियरली यहां पे देख सकते हो? देख सकते हो ना, ये 4 है, ये इन दोनों के बीच में है। इसलिए अपन यहां से किसका कंडीशन था? इंटरसेक्टिंग सर्कल है, इंटरसेक्टिंग सर्कल। इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, कैसे इंटरसेक्ट करेंगे? ऐसे क्या? तो इनकी कितनी कॉमन कॉर्ड्स होंगी? नंबर ऑफ कॉमन कॉर्ड्स। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कॉर्ड्स कितना होगा? 2। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, सॉरी कॉमन टेंजेंट्स कितना होगा? 2 होगा। तो कितनी कॉमन टेंजेंट आएंगी? 2। और ये सर्कल कैसे रहेंगे? इंटरसेक्टिंग। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, एग्जामिन इफ द सर्कल्स दिस एंड दिस टच ईच अदर एक्सटर्नली और इंटरनली। ये दोनों सर्कल ये बोल रहे हैं टच करेंगे, अपने को ये बताना है कौन सा टच है। अरे इंटरनल टच है कि एक्सटर्नल टच है? तो बताइए बच्चे क्या करोगे? सीधा काम क्रियाक्रम शुरू करते हैं। C1 2,1, इसका R1 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 5, C2 इसका सेंटर 4,0, R2 दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, तो इसलिए ये √20 2 √5। ठीक है, तो अब अगर अपने को इनके बारे में पता करना है तो C1 C2 निकालने की कोशिश करो। C1 C2 निकालने की कोशिश करो। C1 C2 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोलिए बच्चे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज √5। R1 + R2 निकालिए बच्चे, दोनों को ऐड करो, इसको और इसको, 3 √5। R1 - R2 का मॉडुलस निकालिए बच्चे, दिस माइनस दिस का मॉडुलस तो √5। देखो भाई इन दोनों का डिफरेंस करो, उसका मॉड लो तो √5, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 2y - y। तो अगर आप ध्यान से यहां से क्लियरली देखोगे तो C1 C2 = R1 - R2। और ये कौन सा टच था? अरे ये ऐसे वाली केस ही था क्या? तो इसलिए कैसा टच हुआ? ये इंटरनली, इंटरनली टच कर रहे हैं, इंटरनली टच करेंगे, इंटरनली टच करेंगे। और नंबर ऑफ कॉमन कॉर्ड्स, नंबर ऑफ कॉमन कॉर्ड्स, नंबर ऑफ कॉमन कॉर्ड्स कितना होगा बच्चे? नंबर ऑफ कॉमन कॉर्ड्स, कितने कॉमन कॉर्ड्स होंगे? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। क्या कर रहे हो सर? बिल्कुल बच्चे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स एक ही होएगा, तो एक आंसर। तो क्या ये बात सही है? आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई पंगा? कैसा भी कोई पंगा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो देखिए बच्चे अगले वाला क्वेश्चन, गिवन द इक्वेशन ऑफ टू सर्कल्स दिस एंड दिस, फाइंड वैल्यू ऑफ R सच दैट द इंटरसेक्ट इन रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये दोनों सर्कल रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने चाहिए। और बच्चे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे आप इसको कर सकते हैं तो गौर से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और
ये ऐसा क्वेश्चन है जो गलती करवाने में माहिर है। अगर आप पहले से पढ़ चुके हो तो बिल्कुल पूरा सॉल्व कर लो, क्या आप इसका सही आंसर ला सकते हैं? तो बिल्कुल देखिएगा बच्चे, पहला है, पहला सर्कल C1 निकाल रहा हूं, 0 0 R1, उसका रेडियस सर R, क्यों? अगर मैं R का वैल्यू -2 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? अरे R का वैल्यू यहां -2 पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या R का मान मैं -2 ले सकता हूं? तुम बोलोगे रेडियस है सर R, तो कैसे ले सकते हो? तो क्या इसने कहीं पे भी ये बोला है कि R यहां रेडियस है? अरे भाई यहां लेमडा स्क्वायर रख देगा तो क्या तुम ऐसे बोलोगे लेमडा रेडियस है? क्या बोल रहे हो सर? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे मैं ये बोल रहा हूं कि इसने यहां आर स्क्वायर लिखा, तो क्या आप ये बोलोगे कि आर इसका रेडियस है? नहीं बच्चे, बहुत अच्छा देखोगे ना तो आप ये बोलोगे कि आर की जगह 2 रखेंगे तो भी यहाँ 4, मतलब तो भी सर्कल, आर की जगह -2 रखेंगे तो भी सर्कल हो जाएगा। तो मतलब यहां इसका रेडियस मोड आर है। बच्चे अगर ये नेम यूज कर लेता कि आर इज द रेडियस, तो फिर अपन केवल आर का पॉजिटिव वैल्यू पुट करते, पर इसने कहीं बोला ही नहीं है। तो x² + y² = r², तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आर उसका रेडियस है, -r भी उसका रेडियस हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर करने पे r² आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान दे ये बात। अरे समझने में बच्चों को बहुत तकलीफ हो जाएगी। मैं भाई ऐसा लिख दूं तो क्या प्रॉब्लम है? आर की जगह मैं -2 रखूं तो भी सर्कल ही आ रहा है ना। हाँ, अगर ये बोल देता कि रेडियस, यहां पे वर्ड यूज कर लेता रेडियस आर के सच वैल्यूज, तो फिर अपन नेगेटिव नहीं लेते, अदरवाइज अपन नेगेटिव भी ले सकते हैं। इसलिए मैंने इस पहले वाले सर्कल का रेडियस आपको क्या बताया? मोड आर। दूसरे वाले सर्कल के बारे में बात करते हैं। C2 क्या है बच्चे? 5,0, और R2 क्या है इसका? 5² - 16, दैट इज 3। R2 है 3 और R1 है ये, और ये सब कुछ का। अब ये बोला है कि ये फाइंड वैल्यू सच दैट द इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कौन सा वाला केस है? ऐसे वाला केस है क्या? ऐसे वाला केस है। इस वाले केस के लिए क्या कंडीशन है बच्चे? कि C1 C2 लेस देन है R1 + R2 और ग्रेटर देन है R1 - R2। ये होगा C1 C2 लेस देन है R1 + R2 और ग्रेटर देन है R1 - R2। तो वैल्यूज पुट कर दो। C1 C2 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 5, लेस देन R1 का वैल्यू मोड R +3 और ग्रेटर देन R1 - R2, R1 का वैल्यू मोड R है -3। अब बच्चे जो काम बचा है, सर्कल का काम खत्म। अब ये जो काम है ये है बेसिक मैथ्स का। तो क्या आपको इसको सोल्व करना आता है? डबल इनइक्वालिटी इसको बोलते हैं। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो कैसे सोल्व करोगे? तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। तो ये है R1 मोड R -3 लेस देन 5। तो ये क्या होगा? इस पूरे का मॉड्यूलस लेस देन 5 है। इसका मतलब इसके अंदर जो लिखा है वो क्या है? लेस देन 5 ग्रेटर देन -5। ये अगर इस पूरे का मॉड्यूलस इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, ये लिखा है तो ये बोलेंगे। अब -3 सब जगह +2 कर देंगे, सब जगह +3 कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब देखो ये तो हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा कि -2 से बड़ा ही होगा, तो ये तो फालतू की बात है। तो मोड R लेस देन 8। अगर मोड R लेस देन 8 है तो R कहां से कहूंगा? 8 और ग्रेटर देन, ये R के वैल्यूज होंगे। और ऐसे ही इसको सोल्व करना, 5 ग्रेटर देन R +3, तो मोड R ग्रेटर देन 2। तो R का मॉड्यूलस 2 से बड़ा है। इसका मतलब R या तो होगा -∞ से -2 तक, यूनियन 2 से ∞। भाई ये बेसिक मैथ है, यहां पे मैं नहीं समझाऊंगा इसको। ये और ये, अब इन दोनों का लेना था इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए देखिए बच्चे, इंटरसेक्शन के लिए यहां पे बना देता हूं मैं। पहले वाला है -8 से 8, -8 से 8। दूसरे वाला है 2 से ∞ और -2 से ∞। तो ये कॉमन पार्ट आ जाता है इनका, एक कॉमन पार्ट। इसलिए R का जो वैल्यूज है वो आएगा -8 से -2 यूनियन 2 से 8।
ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसमें गड़बड़ ये हो रहा होगा, बहुत से बच्चों का केवल प्लस वाला आंसर आ रहा होगा, तो एग्जैक्ट इस क्वेश्चन का ही आंसर निकालोगे तो ये आएगा। पर अगर वो यहां पे या आपके नाम यूज कर लेता है कि रेडियस आर, अगर ये वाला वर्ड यूज कर लिया होता तो इसका आंसर हो जाएगा आर बिलोंग्स टू 2 से 8, क्योंकि फिर आर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए फिर मैं मॉड आर की जगह आर ही पुट कर दूंगा। तो ये इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट था वो है, तो बहुत अच्छे से करेंगे बच्चे, बहुत गजब का चीज था ये, तो बहुत ध्यान से देखिएगा तो समझ जाओगे बच्चे। अरे सीधा सीधा ये कंडीशन लगाना है, बस ये कंडीशन लगाना अपने को आना चाहिए। क्लियर है? हाँ चलिए बच्चे, तो फिर ये है बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन। फॉर सर्कल्स दिस एंड दिस फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। कॉमन टेंजेंट्स कितनी हो सकती है, उनका लेंथ और इक्वेशन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं C1 कितना है 1 3 और R1 कितना है 1। C2 देखते हैं, C2 है -3 और 1 और R2 कितना है 3। ये बात समझ सकते हैं। अब अगर मेरे को नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स चाहिए तो सीधा सीधा क्या करेंगे, C1 C2 निकालिए बच्चे। C1 C2 कितना है, इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √20। ठीक है, अब निकालिए R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू 4 और R1 माइनस R2 का मॉडुलस दैट इज इक्वल टू 2। R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो अब देखिए बच्चे, इनमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो देखिए C1 C2 ग्रेटर देन है R1 प्लस R2 से। ध्यान से देखिए, C1 C2 का वैल्यू कुछ 4 पॉइंट कुछ होगा ना बच्चे, भाई 4 पॉइंट कुछ होगा, इसका वैल्यू तो 4 ही है, तो ये ग्रेटर देन है। तो ये कौन सा वाला केस हो जाता है, ये वाला ही केस हो जाएगा क्या, ये वाला ही केस होगा क्या। तो ऐसे होंगे वो सर्कल्स। तो बोलिए बच्चे, अब इनमें कॉमन टेंजेंट्स कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आएंगे। तो एक यहां, एक यहां, एक ऐसा, एक ऐसा, कितने आएंगे 4 कॉमन टेंजेंट्स। 4 कॉमन टेंजेंट्स, कितने कॉमन टेंजेंट्स आएंगे 4 कॉमन टेंजेंट्स आएंगे। तो ये तो था नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की बात, तो आ गई 4। अब बात करते हैं कि उनकी लेंथ कैसे निकालें। तो लेंथ के लिए देखो बच्चे ध्यान से सुनो, एक होता है LDCT, एक तो होता है L डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो इसका स्क्वायर होता है C1 C2 का स्क्वायर माइनस, एक होता है LTCT, इसका भी ये होता है C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस। ये तो अपन ने पाइथागोरस वाला थ्योरम लगाया था, तो ये तो आया ही था। अब साथ में आया था एक के R1 प्लस R2, एक के R1 माइनस R2। तो इसलिए मुझे वो कैसे डिसाइड करूं किस में प्लस वाला था, कौन सा प्लस वाला था, कौन सा में माइनस वाला था। तो इसलिए वो देखा था अपन ने कि कौन इंटरनल है कौन एक्सटर्नल। तो ये है बच्चे इंटरनल। TCT क्या होती है, इंटरनल। अरे ये होती है ना इंटरनल, जो बीच से ऐसे गुजरती है। तो इंटरनल है, तो इंटरनल डिवीजन के लिए प्लस साइन लेते हैं, और ये है एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल के लिए बच्चे माइनस, तो इसलिए आ रहा। ये कहानी थी, ये कहानी थी। देखिए C1 C2 का होल स्क्वायर आएगा, ये माइनस आएगा, ये इसका होल स्क्वायर होना है। अब किसका होना है, तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो अब बोलिए बच्चे, वैल्यू पुट करिएगा, वैल्यू पुट करिएगा, वैल्यू पुट करिएगा। C1 C2 ये रहा, तो √20 आ जाएगा इसका वैल्यू। √20 का स्क्वायर 20 माइनस R1 माइनस R2, 2 का स्क्वायर 4 तो 4, 16 का 4, और ये कितना हो जाएगा 20 माइनस R1 प्लस R2, 4 का स्क्वायर दैट इज 4 तो 2, ये आ जाएगा बच्चे। और एक बात खास अगर आप देख सकते हैं, तो ये वाला छोटा आता है, ये वाला टेंजेंट का लेंथ कम होता है और ये ज्यादा होता है हमेशा। याद रख, देख सकते हैं आप आराम से, ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं भाई। इसमें से इसका माइनस, ये ज्यादा माइनस किया गया या कम, तो इसलिए क्लियर है। अब इसी के इक्वेशंस कैसे देखो, कॉमन टेंजेंट्स का नंबर, ये इनका लेंथ, बहुत अच्छे से। अब अपन करते हैं क्या कि इनका इक्वेशन कैसे निकलेगा। तो इक्वेशन के लिए वही सेम क्वेश्चन मैंने फिर से लिखा है। पहला वाले के लिए, पहले वाले सर्कल के लिए क्या है
1 3 और R1 का वैल्यू है 1, C2 क्या है -3 1 और इसका वैल्यू है R2 3, दैट इज ये। तो अब देखिए बच्चे, ये अपन बना देते हैं C1, ये अपन बना देते हैं थोड़ा बड़ा C2, C1 C2 ऐसा ही है। तो अब एक तो ये वाला टेंजेंट्स, तो ये वाला टेंजेंट्स निकालने के लिए तो बहुत आसान है। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे कि R1 रेशियो R2 को, भाई ये वो ये इधर C1, तो यार इधर चलो थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ फिगर इधर C1 बना लेते हैं, क्योंकि C1 अपन इसी साइड में बनाते हैं। तो ये C1 जो है अपना, ये C1 है, ये इतना सा है और ये C2 है। तो बच्चे कॉमन टेंजेंट्स के लिए देखिए, ये वाली कॉमन टेंजेंट्स के लिए आप क्या करोगे, ये वाली कॉमन टेंजेंट्स के लिए ये पॉइंट P निकालोगे। तो P क्या करता है, इस C1 C2 को, P इस C1 C2 को R1 रेशियो R2 में इंटरनली डिवाइड करता है। तो C1 क्या है, R1 रेशियो R2। तो देखिए C1 क्या पॉइंट है, C1 पॉइंट है 1 3, ये C1 हो गया आपका, और ये हो गया C2 -3 1, और R1 रेशियो R2, R1 का वैल्यू 1 रेशियो 3। तो P क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अरे डिवीजन फॉर्मूला आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 प्लस 1 इंटू प्लस 1 इंटू -3 अपॉन 3 + 1, और ये आ जाएगा आपका 3 × 3 प्लस 1 × 1, भाई यही आएगा 3 + 1। तो देखिए बच्चे, ये 3 - 3 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 10/4, तो 5/2। तो ये पॉइंट आ गया P। अब P पॉइंट आ गया, तो क्या करेंगे, पॉइंट P से किसी भी एक, देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है और यहां से इस पे टेंजेंट लिख दो या इस पे किसी पे भी लिख दो, दोनों टेंजेंट आ जाएगी। तो P पॉइंट से अपने को टेंजेंट लिखना किसी भी एक सर्कल पे, मेरा मन कर रहा है इस पे लिख दे रहा हूं। तो अगर मुझे एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया दोनों ही सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कैसे लिखते हैं, याद है, अरे हाँ सर, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का इक्वेशन तो y = mx + -a √m² + 1। पर सर ये तो उसके लिए होता है जिसका सेंटर 0 0, तो इसका 0 0 नहीं है, तो क्या करेंगे, y की जगह y - y1 = m, x की जगह x - x1 प्लस माइनस एक का वैल्यू इसके लिए कितना है 3 √m² + 1। बताइए बच्चे, y1 का y1 x1 क्या होता है, x1 y1 यही होता है क्या, तो बताइए y1 1 और ये +3, तो ये आ गया। फिर क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कराते हैं, सेटिस्फाई करा दीजिए बच्चे, सेटिस्फाई कराइए, सेटिस्फाई कराइएगा तो क्या आ जाएगा 5/2 - 1, तो 3/2 = 0 डालेंगे तो 3m + -3 √m² + 1 ये आएगा। इसको सॉल्व करना है तो 3/2 - 3m = +-3 √m² + 1। इसको स्क्वायर कर देंगे तो 9/4 + 9m² 9m² माइनस का 9m = 9m² + 9, तो 9m² से 9m² कट गया, तो ये खतरनाक सिचुएशन आ गया है बच्चे, -9m = 9 - 9 37, तो माइनस का 27/9 से 9 काट ही दो रे यार, सब जगह से खत्म ही हो जाएगा खेल, 9 से 9 काट दो तो m का वैल्यू आएगा फिर 1/4 - 1 दैट इज -3/4। पर मैंने बोला था एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लाने के लिए दो अलग अलग m के वैल्यू आने चाहिए, तो यहाँ का m का वैल्यू एक ही आया है, इसलिए एक ही वैल्यू आया है, तो इसलिए दूसरा वैल्यू क्या होगा इनफाइनाइट। तो m का वैल्यू एक तो डाल देना 1/0 और m का वैल्यू एक डाल देना, ये जो आया है -3/4। तो देखिए बच्चे, दो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा जब एक m का वैल्यू ये लोगे एक ये लोगे और ये पॉइंट लोगे। ऐसे ही बताया हुआ है क्या, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लाना है तो ये, तो अब देखो 1/0 वाला मैं कर देता हूं, तो एक तो आ जाएगा x = 0 और ये -3/4 वाला भी y - 5/2 = -3/4 × x - 0, तो ये दो टेंजेंट आ जाएगा। कौन सी टेंजेंट आ गई है, इंटरनल टेंजेंट,
आ गई। अब एक्सटर्नल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो बच्चे बहुत सिंपल थ्योरी है, ये पॉइंट लाओ, इस पॉइंट से ये पॉइंट, इन दोनों ही सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट्स का इक्वेशन लिख दो, जो लिखा जा सकता है आराम से इस थ्योरम से। और m के दो अलग अलग वैल्यू आने चाहिए थे पर नहीं आए, तो इसलिए क्या बोल देंगे कि एक वैल्यू इंफिनिटी होगा या 1/0, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये वाले टेंजेंट्स का इक्वेशन लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट लाना पड़ेगा। ये पॉइंट कैसे आएगा, तो Q क्या है, C1 C2, Q डिवाइड C1 C2 इन R1 रेशियो R2 एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। किसको, R1 रेशियो R2 में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो देखिए बच्चे P के लिए लाएं, C1 C2 क्या है, C1 है 1 3 और C2 कितना है बच्चे, C2 है -3 1 और ये है R1 रेशियो R2 तो 1 रेशियो 3। एक्सटर्नली डिवाइड का फॉर्मूला लगाओगे तो पॉइंट Q क्या आ जाएगा आपके पास, दिस 3 into 3 भाई R1 रेशियो R2 यही आएगा ना, नहीं 3 into 1 आएगा पहला, ध्यान से बच्चे 3 into 1 माइनस एक्स कोऑर्डिनेट देख रहे हैं तो 1 into -3 अपॉन 3 - 1, फॉर्मूले में 3 into 3 माइनस 1 into 1 अपॉन 3 - 1, तो ये पॉइंट Q आ जाएगा बच्चे 6/2 तो 3 और ये कितना आ जाएगा 8 तो 3 4, तो पॉइंट Q ये आ जाएगा बच्चे। तो पॉइंट Q से भी किसी भी एक सर्कल को ले लेना और दो टेंजेंट लिख ही जा सकती है इसी फॉर्मेट से। तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, बाकी मेथड्स भी इसके मैं आगे जब आपको एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा कि और कैसे कर सकते हैं। बाकी खासकर ये काफी अच्छा पार्ट इसका बन जाता है। तो देखो मैंने समझाया था ये इन्फिनिटी क्यों लेते हैं ध्यान से। तो ये आज वाला जो टॉपिक था बच्चे, थोड़ा सा बच्चों को इन्वॉल्व, मतलब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है इस पे, तब समझ में आता है। बिल्कुल ये डीपीपी है, इसका आराम से सोल्व करिएगा। तो ये अपने क्वेश्चंस है, और अगर कहीं कोई दिक्कत आए लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल इसी गूगल मीट के कोड का यूज करके। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो, और अगर ये अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करें।